हेलो एंड वेलकम टू आईएमएस एकेडमी बच्चों। आज हम लेकर आ गए हैं लास्ट पार्ट ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर। तो आज फुल एंड फाइनल ये चैप्टर होगा और आज आपकी एक टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत बच्चों को ये चैप्टर जो है एक ऐसा फोबिया बना हुआ है उनके अंदर कि ना जाने इस चैप्टर में क्या है। तो अभी तक आपने जो 3 पार्ट्स इस चैप्टर के अंदर के देखे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अगर बहुत ध्यान से आपने उनको फोकस के साथ समझा है तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपके सारे क्लियर है, तो आज ये जो लास्ट पार्ट है जिसमें से सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको आसान लगेगा। बस जैसे आपने उन 3 पार्ट को फोकस के साथ समझा है, उसी तरीके से आज आपको इस चैप्टर या इस वाली वीडियो को भी बहुत ध्यान से समझना है। उससे पहले हम कुछ चीजें रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं, जब हमने बात की थी आईयूपीएसी नेम की, तो पहले तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं मुझे बता दो आईयूपीएसी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या है। हालांकि एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा कि फुल फॉर्म बताओ, लेकिन जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आप में से कितने बच्चों को पता है कि आईयूपीएसी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन एंड ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत बच्चे रिकॉल कर लिए होंगे, जिन्होंने नहीं किया वो सुन लो ध्यान से। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बस एक बार हुआ था ऐसा कि बोर्ड एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, अदरवाइज कम ही पूछी जाती है। लेकिन हाँ, आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो वो सारे अप्रूव जो है आईयूपीएसी देता है, उसी के बाद जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है। चलो, जब हमने आईयूपीएसी नेम पढ़े तो साइक्लोहाइड्रोकार्बन नाम के भी कुछ हमारे यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। कैसे? साइक्लो का मतलब होता है रिंग, उनमें रिंग बनती है। यानी कि जो कार्बन है, पहला कार्बन आखिरी कार्बन से इस तरह से जुड़ा रहेगा कि वो एक साइक्लिक रूप लेगा, एक रिंग चैन बनाएगा, जिसे कहा जाएगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, या साइक्लो वर्ड उसमें लगाया जाता है पहले। अब इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मेरा यही है आपसे कि आप मुझे बताओ कि कितने कार्बन मिनिमम होने चाहिए कार्बन एटम कि आप रिंग चैन बना सको। दिख रहा है सभी को? ये बताओ, 3 कार्बन है, आप में से है कोई ऐसा महानुभाव जो कम से कम 2 कार्बन एटम लेके रिंग चैन बना दे? अगर कोई है तो वो मुझे बना के दिखाओ कि किस तरीके से आप 2 कार्बन एटम को लेके रिंग चैन बना सकते हो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रिंग का मतलब है कि क्लोज लूप बनना, और वो आपके मिनिमम 3 कार्बन एटम से ही स्टार्टिंग होगी। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक इसका जो जनरल फॉर्मूला है, अब हमें कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है 4, दो इसकी यहां से पूरी हो गई, बची हुई 2 यहां से पूरी हो जाएगी। हर एक कार्बन एटम इसी तरीके से पूरी करेगा। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला बनेगा वो CnH2n होगा। हालांकि जब इसका आईयूपीएसी नेम लिखोगे आप तो 3 कार्बन के लिए प्रोप आएगा और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन बना। लेकिन क्योंकि ये रिंग चैन है तो उससे पहले एक वर्ड और लग जाएगा, दैट इज साइक्लो। तो इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा साइक्लोप्रोपेन और जनरल फॉर्मूला इसका CnH2n होगा। और जो बच्चे स्वैग में बोलते हैं आईयूपीएसी बोलने में जिनको शर्म आती है, उनके लिए इसका आयुपैक नेम होगा साइक्लोप्रोपेन, तो वो उससे साइक्लोप्रोपेन बोल सकते हैं। इट मींस आयुपैक नेम। तो कहने का मीन्स आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत बारी पूछा जाता है। इसी तरह से अगर आपको साइक्लोहेक्सेन बनाने को दे दे, उन्होंने नाम दे दिया, अब आप स्ट्रक्चर बनाओ, तो आप क्या करो, 6 कार्बन एटम को जोड़ दो। 6 कार्बन एटम जुड़ गए, अब आप इन सब में क्या लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। ये आपकी बन गई रिंग चैन और इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब चलते हैं ब्रांच पे। ब्रांच, ब्रांच हाइड्रोकार्बन जो है जिनमें ब्रांच निकल जाएगी। अब ब्रांच कैसे? पेड़ नहीं है ये कोई कि इसमें कोई टहनी आपने कहीं आगे पीछे निकाल दी, नहीं। ब्रांच कैसे निकलेगी? जैसे ये हेक्सेन है, सिंपल। अब इसमें आपने कहीं बीच में, शुरू में या लास्ट में नहीं, अगर शुरू में या लास्ट में जोड़ोगे तो उसको एक सीधी चैन ही माना जाएगा। कैसे? अगर आपने इस तरीके से ले दिया, मान लो ये 4 है, 5वां आपने है, अब आप कहने लगो ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच है, नहीं, ये एक सीधी चैन ही है। ब्रांच हमेशा उसको माना जाएगा जो या तो पहले और आखिरी को छोड़ के फिर कहीं बीच में जुड़ी हुई हो। अब इनका आईयूपीएसी नेम रखने का तरीका सीख लो। हाइड्रोजन हम इसमें लगाएंगे, पहले आईयूपीएसी देख लेते हैं। आईयूपीएसी ने यह कहा कि जो ये एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है इसको कहा जाएगा एल्काइल ग्रुप। क्या कहा जाएगा? एल्काइल ग्रुप। अब ये एल्काइल ग्रुप इसका कॉमन नाम हुआ। अब इसमें अगर 1 कार्बन है तो ये बन जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन है तो ये बन जाएगा इथाइल। इट डिपेंड्स कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। अब सबसे पहले आप ये देखो इसमें लंबी चैन कौन सी बन सकती है, 1 2 3 4 5 है, ये बन गई लंबी चैन। और अगर आप ऐसे लेते तो ये भी बन जाती। तो कहने का मीन्स मैक्सिमम जो है इसमें आ सकते हैं 6 लंबी चैन में। तो हमने सीधी वाली को ही लंबी चैन कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब ये सीधी वाली हमने लंबी चैन मानी।
अब ये IUPAC नेम रखते टाइम पे आपको जो ये अलग से एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है इसका नंबर देखना होगा कि ये किस नंबर पे जुड़ा हुआ है, और उसका नंबर वो कार्बन माना जाएगा जिस कार्बन से ये अटैच है। जैसे अगर आप नंबरिंग करते हो ऐसे, इनकी आपने नंबरिंग करी, ये किस नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे, तो इट मींस कि इसका जो नंबर है, इसका जो पोजीशन है वो सेकंड माना जाएगा। और IUPAC का ये रूल है कि आपको इसको कम से कम नंबर पे रखना है। अगर आप नंबरिंग उधर से करते तो ये फिफ्थ पे आता, तो आप नंबरिंग ऐसे नहीं कर सकते। जिधर से ये कम नंबर पे पड़े आपको उधर से करना है। अगर ये उधर अटैच होता तो आप नंबरिंग उधर से स्टार्ट कर देते। तो फाइनली ये जो एक्स्ट्रा में जुड़ा हुआ है इसका जो पोजीशन आया वो 2 आया, और ये छोटा सा डैश भी आपको लगाना है क्योंकि इसके भी जो है CBSE मार्क्स काटती है। अब इसका नाम है मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल, और लंबी चैन में 6 है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो ये ब्रांच हो गई। ब्रांच में आप कितने भी जोड़ सकते हो। और एक आपको एक लास्ट बता देता हूं, बेंजीन। बेंजीन से ऐसा CBSE में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, बस आपको बेंजीन का एक तो फॉर्मूला याद रखना है, C6H6 MCQ में बन सकता है। एक आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। स्ट्रक्चर में जो होगा वो ये स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं और एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। और अब हर एक के हिसाब से इसमें क्या लगा दो, 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। 4 पूरी करने के लिए इसमें क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन। इस कार्बन की एक वैलेंसी यहां से पूरी हो गई, 2 यहां से बची हुई, एक हमने हाइड्रोजन से यहां से कर दी। सेम बाकी केसेस में किया। तो इसका जो फॉर्मूला है और ये स्ट्रक्चर है, बस ये आपको याद रखना है। CBSE में अब तक बस इसका फॉर्मूला ही पूछा गया है। जब आप आ जाओगे 11th 12th में, तो तब आपको बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारी रिएक्शन पढ़ने को मिलेगी। तब इसका स्ट्रक्चर हम नॉर्मली बनाते भी बस इस तरीके से है, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। तो ये चीजें तो तब आएगी, अभी के लिए बस आप इसका फॉर्मूला याद रखना, आप वो याद रख लो। चलो अब चलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अब कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की जब मैं आपसे बात करूंगा ना, तो आप देखोगे कि आप डेली रूटीन में कार्बन कंपाउंड्स यूज कर रहे हो और उनकी उन प्रॉपर्टी को देख भी रहे हो अपनी आंखों से, लेकिन आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे कि ये कार्बन कंपाउंड है और ये इस तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेकिन आज जब आप इसको देखोगे तो आपको समझ में पड़ेगा कि ये डेली हमारे साथ क्या हो रहा था, और हम मतलब चीजें हमारे सामने थी लेकिन तब भी हम नहीं देख पा रहे थे। चलो सबसे पहले तो आपके एक डेली रूटीन में आप एक कंसीडर किए होंगे एक एग्जांपल। जैसे आप सभी के घरों में खाना तो बनता ही है भाई, खाना तो सभी खाते हो, उसी पे जिंदा हो सभी, लाइफ प्रोसेस का ही है। जब आपने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस तो उसमें हमने पढ़ा था कि डाइजेशन या इंजेशन, ये जो हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिशन, ये हमारी लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है, एक लाइफ प्रोसेस ही है। तो खाना जब सबके घरों में बनता होगा तो किचन में आप में से कौन कौन बच्चे गए हो, मतलब जितने भी अभी ये वीडियो देख रहे हो उसमें से जो गर्ल्स है वो तो कहीं ना कहीं अपनी मम्मी की हेल्प करती होगी, लेकिन जो बॉयज है वो नहीं जाते होंगे किचन में। उन्हें तो भाई किचन जाने में शर्म आती है, सामने आ जाए बस उनके बना बनाया। लेकिन फिर भी कभी जाके देखना, अब से पहले नहीं गई हो तो आज जाके देखना आप लोग कि जब आपकी मम्मी खाना बनाती होगी तो जो LPG सिलेंडर वो यूज करते हैं, या पाइपलाइन भी आ गई है चलो आपके घरों में, तो जब आप जिस गैस पर उसको बनाते हो, कहने का मीन्स वो जो आप यूज कर रहे हो उसके लिए अप्लायंस, तो उसमें आप देखोगे कि जो बर्नर लगा हुआ है, बर्नर रखने के बाद में जब आप यूटेंसिल्स यूज करते हो यानी कि खाना बनाते हो जिन बर्तनों में, वो नीचे से उनका सरफेस काला नहीं पड़ता। अब नीचे से उनका सरफेस काला नहीं पड़ता तो उसको कहा जाता है कौन सी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम। कौन सी फ्लेम, नॉन सूटी, यानी कि ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है। देखना कभी भी गैस ऑन करके ब्लू कलर की फ्लेम निकलेगी और नॉन सूटी फ्लेम होगी। नॉन सूटी का मतलब वो बर्तन को नीचे से काला नहीं करेगी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि जो LPG गैस आप यूज कर रहे हो खाना बनाने में, वो LPG एक हाइड्रोकार्बन ही है, और उस टाइम पर जब आप उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हो यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो जल रही है, तो अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि उसको ऑक्सीजन कंप्लीट मिल रही है, तो वो ब्लू कलर की फ्लेम के साथ जलेगी और नॉन सूटी फ्लेम होगी। अब आप क्या करो, उसपे से वो बर्नर हटा दो। वो बर्नर पे जो छोटे छोटे होल्स होते हैं वो होते ही इसलिए है कि उनका मेन काम यह है कि जो ऑक्सीजन, जो एयर जाए वो फिल्टर होके जाए और फाइनली किसी भी तरह का उसमें पार्शियली ऑक्सीडेशन ना हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो। अगर उसमें पार्शियली ऑक्सीडेशन होगा, अगर वो बर्नर हटा दोगे, अब वो फ्लेम ब्लू से हो जाएगी येलो, और वो बर्तन अब नीचे से काला पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जो कार्बन कंपाउंड वो कंप्लीटली नहीं जल रहा, वो एज अ ब्लैक लेयर आप देखोगे बर्तन के नीचे आ जाएगा, और जो ब्लैक लेयर फॉर्म करे वो तो कार्बन ही होगा। तो उस टाइम पर वो सूटी फ्लेम होती है। तो आप देख रहे हो कि डेली रूटीन में ये चीजें होती है लेकिन आप इनको फोकस नहीं कर पा रहे थे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जब वो जलते हैं तो उस प्रोसेस को ही कहा जाता है कंबशन। अब कंबशन में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है CH4। CH4 बताओ किसको कहा जाता है, मीथेन को। मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो CO2
वाटर, हीट और लाइट। ये एक मेन रिएक्शन होगी इसके अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, इसलिए सफोकेशन होती है जहां कहीं पे भी कंबशन होता है। जैसे कि आप ट्रैफिक में कहीं फंस गए तो पेट्रोल जो है उस टाइम पर एक वहां पे हाइड्रोकार्बन ही है जो जल रहा है, तो दैट्स वाई वहां पे सफोकेशन फील होती है। साथ में हीट, लाइट और वाटर ये एज अ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर द फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन द एयर रिलीजिंग द लॉट ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो है वो सारे के सारे आपके एनर्जी रिलीज करते हैं जब भी वो एयर की प्रेजेंस में जलेंगे। नेक्स्ट पर आ जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड बताओ आप मुझे, सैचुरेटेड क्या होता है? इतना तो आप सभी अब मुझे बता ही सकते हो सैचुरेटेड। चलो सैचुरेटेड की बात करते हैं। सैचुरेटेड याद आया आप सभी को? सैचुरेटेड एल्केन को कहा जाता था जब कार्बन कार्बन के बीच में बनता था सिंगल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जब भी वो जलेंगे तो वो ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम देंगे। अनसैचुरेटेड आपके कंप्लीटली नहीं जलते तो वो आपके येलो फ्लेम देते हैं। सूटी नॉन सूटी सभी को समझ आया? चलो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो बता ही सकते हो, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर याद आ रहा होगा सभी को। रिडोक्स रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वहीं से आई है ऑक्सीडेशन टर्मिनोलॉजी। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका जलना या ऑक्सीजन से रिएक्ट करना, उसमें ऑक्सीजन ऐड होना। अगर किसी भी कंपाउंड में आप देखोगे ऑक्सीजन ऐड हुई है तो हम कह सकते हैं उसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो अगर हम एल्कोहल्स की बात करें, एल्कोहल, किस किस के चेहरे पर हंसी आई है? एल्कोहल किस किस को पसंद है? एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट एल्कोहल नहीं, लेकिन आप में से बहुत बच्चों ने कफ सिरप तो पिया ही होगा, तो उसमें भी थोड़ा बहुत एल्कोहलिक अमाउंट जो है मिक्स हुआ आता है। जब आपको कफ हो जाता है, कफ यानी कि खांसी, तो उस टाइम पे जब आप उसको लेते हो तो एल्कोहल तो थोड़ा बहुत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सभी ने लिया है। अब जो एल्कोहल्स जो होते हैं जब आप उनको कन्वर्ट करते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में, ध्यान से समझना, एक एक रिएक्शन इसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट है ना, घोट के पी जाओ आप। जो भी आप खाते पीते हो ना उसमें इन रिएक्शंस को घोट लो। अब घोटने से मतलब ये नहीं है कि उसमें अल्कोहल ही मिला देना कि अल्कोहल पिएंगे, अल्कोहल नहीं मिलाना। इट मींस ये फॉर्मूले जब आप खा पी रहे हो तो खाते पीते भी इनको रिकॉल करते रहो इन रिएक्शंस को, तो आपके ये याद हो जाएगी। तो अल्कोहल जो होते हैं उनको कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आपने कन्वर्ट करना है, अब पहले अब देखो मैं आपसे क्या बोलता था, इथेनॉल पता हो बच्चों को कि इथेनॉल कैसे बनेगा? ईथ का मतलब है दो कार्बन एटम होंगे और ओल का मतलब है उसमें OH ग्रुप ऐड होगा, क्योंकि OH ग्रुप ही तो किसी चीज को अल्कोहल बनाता है। तो ये हो गया इथेनॉल। और इसको जब आप कार्बोक्सिल में कन्वर्ट करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपका, अब ईथ है तो यहाँ पे भी इथेनोइक ही आएगा। सिंपल सी बात है, कहीं से अलग से कार्बन उड़ता हुआ तो आएगा नहीं कि भाई ले आजा मैं एक्स्ट्रा में तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। अब ये कार्बोक्सिलिक है क्योंकि इसमें COOH ग्रुप पाया गया। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि COOH ग्रुप जहां पे भी होगा वो OIC उसके लास्ट में लग जाता है, और क्योंकि वो उसमी को एसिडिक बना देता है तो उसके लास्ट में बढ़ा जाएगा एसिड। तो अगर आपको ये रिएक्शन करनी है कि इथेनॉल को आपको बनाना है इथेनोइक एसिड, तो आप दो चीजों की प्रेजेंस में कर सकते हो, या तो KMnO4 लिखा हुआ है इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज करोगे जो उसको ऑक्सीजन देगा। यहां से ऑक्सीजन टूट के इसमें ऐड हो जाएगी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पे ये अल्कलाइन होगा KMnO4 जिसको कहा जाता है पोटेशियम पर मैग्नेट, याद रखना है। और ये आपका K2Cr2O7 होगा जिसे पोटेशियम डाइक्रोमेट कहा जाता है। तो दोनों में से आप कुछ भी लेके इसको जो है इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैटलिस्ट भी आपको, ये जो ये रिएक्शन जिनकी प्रेजेंस में होगी जिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, वो भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। पूछने की तो बात ऐसी है कि ये डायरेक्ट बच्चे कई बार टीचर्स की नॉलेज को चेक करने के लिए ले लेके आते हैं, सर बताओ इसमें क्या होगा। तो मतलब इतना बड़ा फॉर्मूला वो तो हम याद रखे हैं, लेकिन बाई चांस भूल जाए तो स्टूडेंट हमें एक सेकंड में फेल कर देंगे कि भाई साहब सर को नहीं आता कुछ भी, बस हम ही है जो हमें आता है सब कुछ। चलो खैर छोड़ो, अब आ जाते हैं एडिशन रिएक्शन के अंदर। अगर एडिशन रिएक्शन की बात करें तो नाम से क्लियर है कुछ चीज ऐड होगी। अब ऐड होगा तो क्या ऐड होगा, इसे देख के बता पा रहा है आप में से कोई क्या ऐड हो रहा है इसमें? इसमें ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, इसीलिए इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहा जाता है। अब हाइड्रोजन को ऐड होने के लिए जगह कहां से मिलेगी? सबसे पहले तो ये R समझ लो, इन R का क्या मतलब है? बहुत से बच्चों को ये R का नाम देख के अगर कुछ और याद आ रहा है तो वो छोड़ दो। इन R का नाम है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को R से रिप्रेजेंट किया जाता है कई बारी, तो CH3 एक तरीके से आप कह सकते हो, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है ये। अब कहने की बात यह है कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये आपका एल्कीन की कैटेगरी में आया, यानी कि अनसैचुरेटेड बना, और इसकी वैलेंसी पूरी है। तो भाई साहब जब इसकी वैलेंसी पूरी है तो ये अलग से जो हाइड्रोजन आप जोड़ रहे हो, और जोड़ने से पहले ये और समझ लो किसकी प्रेजेंस में जोड़ रहे हो। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट यूज किया और वो कैटलिस्ट है निकिल और पैलेडियम। अब निकिल जो है और ये पैलेडियम जो है
कैटलिस्ट का काम करता है। और कैटलिस्ट का काम क्या होता है? केवल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। ज्यादा सच कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले, मतलब इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं कि रिएक्शन को स्पीड बढ़ा रहे हैं उसकी, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोडक्ट में कोई इफेक्ट नहीं डालते। आपको प्रोडक्ट एंड पे कोई ऐसा बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा कि ये प्रोडक्ट में ऐड हो गए या कहीं पे उसका जो कोई एटम है या मॉलिक्यूल आपको ऐड हुआ मिल रहा है, बस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं। अब ये लिखना भी जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी उस टाइम पे, काइंड ऑफ यहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं एग्जाम में। अब हाइड्रोजनेशन होगा तो अब वैलेंसी तो यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि अब फाइनली यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इसकी 4 वैलेंसी है, 2 यहाँ से पूरी हो गई, 2 यहाँ से, इसकी भी 4 है तो 2 यहाँ से, 2 यहाँ से पूरी हो गई। अब बची हुई जो है, अब ये हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो स्पेस बनाएगा। अब वो कैसे बनाएगा? ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगी आपकी सिंगल बॉन्ड में। समझ आ रहा है? तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गई तो ये आपका अनसैचुरेटेड बन गया आपका सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड बनने के साथ अब इसमें कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है, अब वहां पे जाके ये हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन या इसको कहा जाता है हाइड्रोजनेशन। तो कंबशन, एडिशन और अभी एक सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ेंगे। तीनों में से एक तो आपकी गारंटेड जो है वो आपके एग्जाम में आनी है। और एक बात और, जो आपके ये फैट्स ऑयल यूज हम करते हैं तो ये आपका वहीं से इन्होंने इसमें दिखाया गया है कि आपके जो ऑयल फैट है वो इसी रिएक्शन पर बेस है। जो आपके ऑयल वगैरह होते हैं उनको हम कहीं ना कहीं इस तरीके से एडिशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो बटर में या घी में कन्वर्ट करते हैं। अब आ जाता है, लिखा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पैलेडियम और द निकल वेजिटेबल ऑयल। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये वेजिटेबल ऑयल जो है ये कन्वर्ट होता है फाइनली आपका घी में इन दिस प्रोसेस, और ये प्रोसेस कहलाता है हाइड्रोजनेशन। इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, ये आप देख लेना, आपके एग्जाम में पक्का आएगा। चलो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैथ्स में तो पढ़े ही हो ना, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, तो वही मतलब है। अब सब्स्टिट्यूशन वहां पे क्या करता था, यानी कि किसी के जगह बना लेता था, किसी की जगह पर खुद आ जाता था। यहां पर भी वही काम होगा। ये है मीथेन, ये है क्लोरीन। अब क्या देखा आपने आगे, CH3Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन कम हो गया और उस एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, क्लोरीन आ गया। तो यानी कि उसका जो सब्स्टिट्यूट बना वो क्या बना, उस हाइड्रोजन का क्लोरीन बना, और एक Cl यहां से बचा, एक जो H यहां से निकला वो फाइनली क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। तो ये कहा, इसे कहते हैं इस वजह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वो उसका सब्स्टिट्यूट बन जा रहा है। लेकिन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। चलो ध्यान से देख लो इन रिएक्शंस को, कोई डाउट हो तो पूछो। डाउट तो खैर आप लोगों को आते ही नहीं, होशियार ही सारे हमारे बच्चे इतने हैं ना, सबने 90 से ऊपर लेके आना है, 90% से बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना ये बात। चलो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकल है। जब आपने अब ये रिएक्शंस वगैरह पढ़ लिया, अब आपके दिमाग को चाहिए थोड़ा सा आराम, तो अब थ्योरेटिकल चीजें पढ़ो। थ्योरेटिकली तो इनको बस सुनना है, समझना है, याद करना है, इसमें ऐसा बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो कलरलेस। इथेनॉल जो है अल्कोहल आपका कलरलेस होता है, प्लेजेंट स्मेल होती है उसकी, कई बार कुछ लोगों को बढ़िया लगता है वो, एंड बर्निंग टेस्ट होता है, थोड़ा सा बर्निंग नेचर होता है, एंड सोल्यूबल इन वाटर होता है, पानी में सोल्यूबल होता है। ये तो सभी को पता होगा कि हाँ भाई पानी में सोल्यूबल है, मिलाते हो ना। चलो छोड़ो, समझ गए होंगे कुछ बच्चे समझदार है जो। अब नेक्स्ट है वोलेटाइल लिक्विड विद द लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 351 केल्विन। यानी कि वोलेटाइल लिक्विड है, बॉइल यानी कि अगर आप हाथ पे भी रखोगे तो थोड़ा हीट लेके बॉडी की जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो केवल कितना है, 351 केल्विन है। केल्विन इज द एसआई यूनिट। डिग्री सेल्सियस में से कन्वर्ट करके दिखाओ। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो कितना माइनस करोगे बता दो, 273। एंड न्यूट्रल कंपाउंड है, मतलब एज सच ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है। रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम से अगर रिएक्शन कराओगे इथेनॉल की, अब ये इथेनॉल तो समझ में आ रहा है ना कैसे बना, तो कार्बन लिए, हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ पे भी जोड़ दो, और यहाँ पे क्या जोड़ दो, OH। अब ये क्या बन गया, CH3, तो हमने क्या लिख दिया, CH3। ये क्या बन गया, CH2, यहाँ पे क्या लिख दिया, CH2, और ये OH, ये OH। तो फाइनली ये आपका बन गया इथेनॉल। रिएक्शन करा रहे हो सोडियम के साथ, अब ये यहाँ से H टूटेगा, ये H टूट के तो चला गया यहाँ, और इसकी जगह क्या आ गया, Na आ गया। Na इससे ज्यादा रिएक्टिव है ना, इसको हटा देगा। ये जो बनेगा ये आपका सोडियम इथोक्साइड बनेगा, ऑक्साइड, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोडियम इथोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। अब जल्दी से मुझे बता दो आप लोग कि जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो कौन सी साउंड प्रोड्यूस होती है, पॉप पॉप पॉप, पॉप साउंड निकलेगी, जो आप पहले चैप्टर में पढ़े थे। तो ये याद रखना है कि टेस्ट अगर करना है आपको तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है और पॉप साउंड उसमें निकलेगी, बर्निंग कैंडल लेके आओगे और वो धमाका करेगी। चलो
डिहाइड्रेशन की अगर हम बात करें, डिहाइड्रेशन का मतलब ही क्या है? आप लोग भी तो डिहाइड्रेटेड हो जाते हो कई बार गर्मी में, या जब ज्यादा मेहनत कर लेते हो। तो डिहाइड्रेशन का मतलब पानी निकलेगा अब यहाँ से। अब पानी निकलेगा वो कैसे, वो देख लो। CH3CH2OH लिया, इसे आप कराओगे हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे आपका वापस से ये एल्कीन बनेगा, एल्कीन में ये इथीन बना, और साथ में क्या निकला, इसमें से वाटर निकला। वाटर निकला तो इसे क्या कहा जाएगा? डिहाइड्रेशन। अब एग्जाम में वर्ड आया डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि डिहाइड्रेशन क्या है, कि भाई हाँ इसमें तो आपको वाटर रिलीज करना है। तो ये चीजें दिमाग में बिठा लो, डिहाइड्रेशन आपका डेली रूटीन का ही टर्म है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक। फिजिकल प्रॉपर्टीज इथेनॉइक की बात करते हैं। 2 मिनट का रेस्ट ले लो सभी, और उसके बाद हम इथेनॉइक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक चलो सारा इरेज कर देते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन को क्या बना देते हैं, बढ़िया साफ सुथरी स्क्रीन बना देते हैं। और नोट्स भी जिस जिस बच्चे को बनाने हैं यहाँ से बना लो। आपके टीचर जो है आपके नोट्स को खराब बता दे तो मुझे आके बताना भाई। चलो खैर, ये तो मजाक की बात हुई, अब आ जाओ टॉपिक पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। जब हमने अभी पीछे इथेनोइक एसिड पढ़ा था, अब इथेनोइक एसिड दिखने में कैसा होता है? कलरलेस होता है एक तो, हैविंग द सोर टेस्ट, क्योंकि एसिड है तो टेस्ट उसका सोर ही होगा। एंड स्मेल जो है उसमें थोड़ा सा विनेगर जैसी, सिरका जैसी आती है। ये तो सभी ने खाया ना, चाउमीन तो सभी खाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इसका 391 है, याद रखना, इसका 351, इसका 391। when pure CH3COOH, this is the फॉर्मूला या स्ट्रक्चर ऑफ द इथेनोइक एसिड। ये फ्रीज करते हो जब आप इसको, ये जम जाता है तो ये थोड़ा सा कलरलेस आइस, जैसे बर्फ जमती है ना कलरलेस, इस तरह का जमता है। और इस प्रॉपर्टी के कारण इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेशियल। जो ग्लेशियर्स होते हैं आपके बर्फ जैसे होते हैं ना, तो ये भी दिखने में उस टाइम पे बर्फ जैसा लगता है, तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। और ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर ऐसे घुमा के पूछेगा ना क्वेश्चन, कि आप बताओ कि कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड जैसा होता है, वो क्या होगा? जहां पे भी ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड वर्ड आ जाए, वहां तुरंत आपका दिमाग कहां जाना चाहिए? इथेनोइक एसिड पे जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अब, किसके? इथेनोइक की ही। इथेनोइक की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होगी? सबसे पहले एस्ट्रिफिकेशन, ये वर्ड देख लो ध्यान से, जो बहुत बच्चों के काम आएगा। अभी जब आप थोड़ा आगे आ जाओगे 11th 12th में, तो एक ऐसा डिवाइस कहूँ, सब्सटेंस कहूँ, जो आपके अभी भी बहुत बच्चों का पार्ट ऑफ लाइफ है वो, और आगे तो बन ही जाना है। वो क्या है? इत्र, परफ्यूम, जो आप में से बहुत बच्चे अभी लगाते भी और आगे लगाएंगे भी। भाई अब हमने क्या करना है, एक अलग ही जोन उनका चलेगा। बहुत बच्चे समझ रहे होंगे अलग ही जोन से मेरा क्या मतलब है। तो वहां पे जो आप वो परफ्यूम यूज कर रहे हो ना, उसमें एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ही इन्वॉल्व हो रही है। अब तो कम से कम ये तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अब आप इसको समझो कि जो आप यूज कर रहे हो वो सब्सटेंस, जो आप यूज करने वाले हो या फिर परफ्यूम, वो किस तरीके से बना। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन उसमें कैसे इन्वॉल्व हुई। ये क्या है? इथेनोइक एसिड। ये क्या है? इथेनॉल। कोई दो नई चीजें तो नहीं दी मैंने आपको, जो अभी तक पढ़ते आ रहे हो इस पूरी वीडियो के अंदर, वही दो चीजें हैं। जब वो दोनों आपस में रिएक्ट करेगी, एक तो ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है, इरिवर्सिबल, यानी कि आगे भी जा सकते हो और इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका एस्टर। एस्टर का कोई जो मेन स्ट्रक्चर है कि एस्टर में किस मॉलिक्यूल की प्रेजेंस रहेगी, वो है COO। तो ये आप ध्यान रखना, क्योंकि ये आपका एज अ फंक्शनल ग्रुप में नहीं आया था, ये आपका यहीं पर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। यहाँ पे CH3 रहेगा जिसे अल्काइल ग्रुप कहा जाता है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप है, बीच में रहेगा CO। ये है एस्टर। एस्टर की जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, बढ़िया खुशबू आती है इसमें, इसीलिए इसे हम साबुन बनाने में, परफ्यूम बनाने में यूज करते हैं। और साथ में एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें क्या निकलता है? वाटर निकलता है। तो लिखा हुआ है स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म। और फाइनली अगर आप इसकी रिएक्शन एस्टर की वापस से NaOH से करा दो, तो यहाँ पे आपका CH3COONA बनेगा, और इथेनॉल आपका यहाँ पे वापस से अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली तो आपने 100% आपकी ये बोर्ड एग्जाम में आएगी। अब हम पढ़ेंगे, दिस इज द स्पोनिफिकेशन एज सोप इज प्रिपेयर्ड बाई दिस। इस रिएक्शन को स्पोनिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इससे साबुन बनती है, पर्टिकुलर इससे, ठीक है। अब रिएक्शन विद द बेस, अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराओ इथेनोइक एसिड की, तो अगर बेस के साथ करा रहे हो NaOH, तो यहां पे क्या बनेगा आपका? सोडियम एसिटेट बनेगा। इसको कहा जाता है सोडियम इथोक्साइड।
इथेनॉल, और ये आपका सोडियम एसिटेट है, और साथ में यहाँ पे क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो ये चीज आप याद रखना, ये नाम भी आपसे पूछ लेते हैं, ये दोनों नाम आपके याद रखना, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें ये है। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये आपका था किस चैप्टर के अंदर, एसिड बेस के अंदर। तो सेम उसी तरह का यहाँ पे भी जनरल रिएक्शन वही है, अगर एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जिसको वो वाली रिएक्शन याद है, आसानी से कर लेगा, और सेम इसमें भी आपके यही बनेंगे, एंड दिस इज नोन एज सोडियम एसिटेट। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह कि आपको एसिड चैप्टर याद है या नहीं है। चलो अब आ जाता है लास्ट कॉन्सेप्ट पे, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जिससे आपके कपड़े साफ होते हैं, आपकी गंदगी साफ होती है। अब कैसे साफ होती है, आज उसको हम थोड़ा साइंटिफिकली पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जान लो साबुन होती क्या है, वो एक सोडियम या पोटेशियम सोल्ट है, यानी कि या तो उसमें सोडियम यूज करोगे या पोटेशियम यूज करोगे, जिसमें एक लंबी चैन हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड की भी रहती है, ऐसे ये लंबी चैन। अब हर एक कॉर्नर पर एक कार्बन होता है, इसीलिए लंबी चैन। क्यों लंबी चैन बोलते हैं, लगभग 17 कार्बन इस तरीके से जुड़े रहते हैं, तब जाके वो कार्बोक्सिलिक चैन बनती है। फॉर एग्जाम्पल C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। 17 कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन 35, और यहाँ पे CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये आयनिक कहलाता है, आयनिक पार्ट, क्योंकि इसमें आयंस आपको दिख रहे होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन है। सोप्स आर द इफेक्टिव ओनली इन द सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सॉफ्ट वाटर क्या चीज है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, हार्ड ड्रिंक पड़ी थी, हार्ड ड्रिंक, लेकिन ये सॉफ्ट वाटर क्या है, मैं बताता हूँ। सॉफ्ट वाटर जो है उसमें क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा सर्दियों में अगर आप ठंडे पानी में कपड़े साफ करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, ये टैप वाटर के साथ में वो वाटर हार्ड कहलाता है, उसमें कुछ मैग्नीशियम, कैल्शियम सोल्ट ऐसे मिक्स्ड होता है कि जब आप साबुन को उन पे रगड़ोगे ना तो साबुन बहुत सारी उन सॉल्ट को हटाने में वेस्ट हो जाती है, और एक गाढ़ा सा लिक्विड बनाएगी जिसे स्कम कहा जाएगा, और कपड़े साफ नहीं होंगे। अब आप उसी पानी को उबाल दो, गर्म कर दो, गर्म पानी में देखोगे सर्दियों में कपड़े बहुत जल्दी साफ हो जाएंगे। रीजन क्या है? क्योंकि गर्म करते टाइम पर वो साल्ट जो है वो खत्म हो जाता है, और अब साबुन जो है या डिटर्जेंट है डायरेक्ट गंदगी पर काम करेगा और वो साफ हो जाएगी। तो जब आप वो हार्डनेस हटा देते हो तो वो पानी बन जाता है सॉफ्ट। अदरवाइज अगर वो मैग्नीशियम, कैल्शियम आयंस उसमें ऐड है तो वो पानी रहेगा हार्ड। अब होगा क्या काम, डिटर्जेंट जो है वो तो हार्ड वाटर में भी काम कर सकता है, लेकिन जो सोप्स है वो केवल सॉफ्ट वाटर में ही काम करेगी। और इसमें अगर हम बात करें तो सोप की, तो सोप में जो ये वाला आयनिक पार्ट है ये होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब पानी, और फिलिंग का मतलब लविंग, यानी कि पानी को पसंद करता है, पानी से जुड़ा रहेगा। और जो ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन होती है ये होती है हाइड्रोफोबिक, यानी कि ये पानी से दूर भागती है, पानी से बाहर रहने की कोशिश करती है। ये स्ट्रक्चर याद रख लो, बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स दिलवाने वाला है। आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक, कार्बोक्सिलिक चैन हाइड्रोफोबिक, पानी से दूर रहती है। कैसे काम करता है ये साबुन का ये मॉलिक्यूल? अब ये है डर्ट, गंदगी। जब आप कपड़े डेली पहनते हो तो उसमें क्या करते हो, आप इतना काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ गंदगी आप देखोगे, आपके कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो ज्यादातर वो जो डर्ट है उसमें कहीं ना कहीं ऑयल प्रेजेंट रहता है, ऑयल ग्रीस, इस तरह की चीजें प्रेजेंट रहती है। तो जब ये ऑयल ग्रीस रहेगा, अब जो चीज यहाँ पे हाइड्रोफोबिक है वो ग्रीस की तरफ या ऑयल की तरफ क्या होती है, लविंग होती है, यानी कि उससे जुड़ती है। तो अगर ये एक डस्ट है जिसके साथ में थोड़ा ऑयल ग्रीस ऐड है, तो ये वाली चैन जो पानी से दूर रहती है, लेकिन ये वाली इस गंदगी से जुड़ जाएगी। जब ये इस गंदगी से जुड़ेगी तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे साबुन के, वो सभी चैन इससे जुड़ के, लेकिन पानी से तो दूर रहने की कोशिश करेंगे। जब आप कपड़े को रगड़ोगे तो अब ये वाली चैन गंदगी से तो जुड़ी रहेगी, लेकिन पानी से दूर रहने की कोशिश करेगी तो पानी से बाहर आएगी। तो जब आप कपड़े को रगड़ के उस कपड़े को बाहर निकालोगे तो ये वाली जो चैन है उस गंदगी से जुड़ के पानी के सरफेस पे ही रह जाएगी, और वो जो साफ कपड़ा है वो निथर के बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कपड़े को साफ करते हो। लिखा हुआ है मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो इटसेल्फ कनेक्ट्स विद द डर्ट, गंदगी से जुड़ेगा, आयनिक पार्ट जो है बाहर की तरफ रहने की कोशिश करेगा, इस तरीके से। तो ये एक थोड़ा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा जिसे कहा जाता है मिसाइल फॉर्मेशन। मिसाइल नहीं है ये, मिसाइल फॉर्मेशन है ये, ठीक है ना, रॉकेट नहीं है ये, इसे ऊपर नहीं भेजना आपने। तो ये स्ट्रक्चर मिसाइल फॉर्मेशन कहा जाता है, याद रख लो, एग्जाम में ये बनाने को आ जाता है। तो मिसाइल हेल्प्स इन द डिजोल्व डर्ट, डर्ट जो कपड़े के साथ जुड़ी हुई है उसको हटाने में मदद करती है और कपड़े को साफ करती है। मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सोल्ट, ये वाली स्टोरी मैंने आपको अभी बता दी।
कि ये पानी में जो है ये कुछ इंसोल्यूबल सोल्ट होते हैं जो पानी को हार्ड बनाते हैं। ये आसानी से साबुन जो है इन सोल्ट के साथ में काम नहीं करेगी। अगर आप इन सोल्ट के साथ उस साबुन पे रगड़ोगे, कपड़े को साबुन पे रगड़ रहे हो, तो बहुत एक स्कम गाढ़ा सा लिक्विड बनेगा साबुन का, क्योंकि बहुत सारी साबुन उन सोल्ट को हटाने में ही वेस्ट हो जा रही है। तो बेहतर इसी में या तो डिटर्जेंट यूज करो या पानी को थोड़ा सा गर्म कर लो। ये वाला लास्ट वाला पार्ट तो आप लोग अपने घर में बता सकते हो, जो हेल्प करेगा काफी उनकी कपड़ों को अब जल्दी से साफ करने में, जिनको नहीं पता। एंड योर पेरेंट्स विल बी प्राउड कि चलो हमारे बच्चों ने अब हमें कुछ एक रियल टाइम चीजें बताई है जो हमारी प्रैक्टिकली लाइफ में हमारे लिए कामयाब हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड लास्ट की, दैट इज थैंक यू एवरीवन। थैंक यू आपके लिए तब होगा ये ज्यादा अच्छे से जब सभी जो है सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। और बताना मुझे सभी चैट बॉक्स में, जब आपके अगर हाफ ईयरली में ये चैप्टर आ रहा है और इससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट आया है, या फिर अभी आपके प्री बोर्ड होंगे उसमें आया है, एंड डेफिनेटली जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे उसमें आया होगा, और आप बताओगे कि सर ये कॉन्सेप्ट आया था और आपकी वीडियो से समझ के हमने उसको किया है और आपका अच्छा स्कोर आएगा, तो दैट विल बी द ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। ठीक है ना? तो जुड़े रहिए आप सभी IMS अकेडमी से। थैंक यू एवरी